आज आपके लिए बिहार दरोगा का टेस्ट 6 में लेकर के आया हूँ। अगर आप टेस्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो लिंक में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजन 16 से 25 फरवरी 2023 को किया गया था। यह लखनऊ में किया गया था। यह 16वां आयोजन था। 16 फरवरी 2023 को किया गया था और 2024 में 17वां आयोजन 2024 में यह रायपुर में किया गया है। चलिए सेकंड प्रश्न पे देखते हैं। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो इसमें गोल्ड जीतने वाले 2023 में थे परदू रमन सिंह बराड़, और 2024 में जो गोल्ड जीते हैं शॉटपुट में, इसका नाम है तजिंदर पाल सिंह तूर। तो दोनों को याद रखिएगा। और यह जो है एशियन इंडोर एथलीट्स, इसका शुरुआत 2004 में किया गया है। इसका पहला आयोजन तेहरान में किया गया था और 2024 में भी तेहरान में ही किया गया। दोनों आयोजन तेहरान में किया गया। भारत की तरफ से 6 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने घोषणा की है। चलिए खुशी की बात है, भारत का भाषा अपनाया इसने। चलिए 4 नंबर सवाल, एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो ये मोहिनी अट्टम प्रतिपादक कौन थे? आपको ऑप्शन में देखना है। राजू श्रीवास्तव, तो ये हास्य कलाकार है, ये तो नहीं होगा। कमाल खान, ये तो सिंगर है, ये भी नहीं होगा। कनक रेले, ये सही है, मोहिनी अट्टम प्रतिपादक थे। और पंडित बिरजू महाराज, ये डांसर है कथक के। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो UIDAI ये जो है आधार के लिए संबंधित है, तो आधार मित्र, इसका याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 फरवरी को। और याद रखिएगा जो 30 जनवरी है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मारकर, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 फरवरी को रामसर साइट के लिए आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, आर्द्रभूमि दिवस। 7वां नंबर प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसकी पहली बैठक आयोजित की जा रही है 2023 में कच्छ में किया गया। पहला आयोजन इसका जो है आयोजन नहीं हुआ था, सिर्फ बैठक हुआ था कच्छ में, जबकि इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में 2023 में किया गया था। अगर इसकी बैठक पूछे तो कच्छ हो जाएगा, और आयोजन पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा। और 2024 में ये नवंबर में किया जाएगा। नवंबर 2024 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील याद रखेंगे, रियो डी जेनेरो में। 8वां नंबर सवाल, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है कृष्ण वविलाला। चलिए 9वां नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा है। तो ये माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा है? ये रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। सौरभ गांगुली की आत्मकथा के बारे में आपको बता देते हैं। इसने लिखा था सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, लिख देते हैं सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ये सौरभ गांगुली की है, ये रत्नाकर शेट्टी की है। दिलीप वेंगसरकर ये भी क्रिकेटर है। शरद पवार ये राजनीतिक है। चलिए 10वां नंबर सवाल, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की थी? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। तो ये गिफ्ट सिटी कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये गिफ्ट सिटी स्थित है, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा गांधीनगर, ये गांधीनगर गुजरात में, सही जवाब है गांधीनगर गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात। 12वां नंबर सवाल है,
मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो मणिपुर का जो समुदाय है, ऑप्शन जेलियांग समुदाय। कौन सा समुदाय है? ये जेलियांग समुदाय गान नगाई उत्सव मनाता है। इस गान नगाई उत्सव को वहाँ पे चक्कन गान नगाई उत्सव भी कहते हैं। गान नगाई से पहले चक्कन भी लगा के बोल सकते हैं, चक्कन गान नगाई उत्सव भी बोलते हैं। और ये मणिपुर के अलावा उसके पड़ोसी राज्य असम में भी मनाया जाता है, नागालैंड में भी मनाया जाता है। ये फसल कटने के समय में मनाया जाता है। हर साल ये जनवरी या दिसंबर के महीने में मनाते हैं। इसे मणिपुरी कैलेंडर में वाकचिंग भी बोलते हैं। मणिपुर के कैलेंडर में जनवरी जो महीना होता है उसका, उस महीना में वाकचिंग होता है। जो हम लोग के जो कैलेंडर है जनवरी या दिसंबर में पड़ता है। चलिए 13 नंबर सवाल है, भारत के 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो 2022 में जो मालाबार अभ्यास हुआ था वो जो है आयोजन हुआ था, ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो भारत का तो 2023 में हुआ था और ये किसने पूछ रही है? 2022 में। तो 22 में ये आयोजन हुआ था जापान में और ये 26वां आयोजन था। और 27वां ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 27वां ऑस्ट्रेलिया में किया गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 21 अगस्त 2023 को। और इसमें 4 देश भाग लेते हैं मालाबार अभ्यास में। यही चारों देश है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इन चारों देश का नाम याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो ये 4 गांवों को घोषित किया गया है, जिसका नाम है भवानीपुर, टेढ़िया, तीसरा नाम है ढकिया, चौथा नाम है बिछिया। ये 4 गांव हैं, याद रखेंगे। भवानीपुर, टेढ़िया, ढकिया, बिछिया, ये 4 गांव जो नेपाल से सटे हुए हैं। अगर ये जो लाइन हटा दे कि नेपाल से सटे हुए जिले, सीधा पूछे कि राजस्व गांव की संख्या कितनी है, तो अभी लगभग 1809 गांव को राजस्व गांव घोषित करने की घोषणा की है 2023 तक। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर रीजनिंग का। इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या निकालना है। तो इसमें गौर से देखेंगे तो बड़े बड़े त्रिभुज आपको 1 2 3 4 5 नज़र आ जाएगा। छोटा छोटा त्रिभुज देखिएगा इधर से, तो यहाँ से है 1 2 3 4 और एक छोटा त्रिभुज यहाँ से ऐसे बन जाएगा 5। तो 5 5 कितने हो जाएंगे? 10। चलिए 16वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल मैथ का क्वेश्चन है, सॉरी रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं इस तरह से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। इसी पे हम देख लेते हैं, ऐसे 3 मीटर ऊपर की ओर गई, उत्तर की ओर। ऊपर में नॉर्थ लिखा है, इस पर 3 लिख देते हैं। यहाँ तक गई 3 मीटर। इसके बाद पुनः दाहिने मुड़ी, तो आपका दाएं हाथ जिधर है उधर मोड़ दीजिए। दाएं हाथ इधर होगा, दाहिने मुड़कर दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, इधर 2 लिख देते हैं। फिर पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर। तो घड़ी की दिशा में ही चलना है, जैसे घड़ी में चलते हैं। फिर घड़ी की दिशा में कितना मुड़कर चली? 4 मीटर चलती है। पहले 3 मीटर चली थी, फिर उत्तर की ओर दाहिनी मुड़कर 4 मीटर चलती है। सॉरी फ्रेंड, मतलब शुरू से फिर एक बार बनाते हैं इसको, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं सवाल को। इस तरह से नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। पहले 3 गई थी, पहले 3 लिख लेते हैं। फिर दाहिने मुड़कर 4 गई थी, तो फिर 4 लिख लेते हैं। फिर दाहिने मुड़कर 2 गई थी, तो फिर 2 लिख लेते हैं। फिर अब इसके बाद कह रहे हैं ये, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4, तो फिर दाहिने मुड़कर 4। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है? तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ से गया था ऊपर की ओर 3, ये 2 सामने है, तो ये 2, 3 में से 2 हट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर सवाल है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण है ये असम में संपन्न हुआ था। 18 नंबर सवाल चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ ऊपर में गोल कर दिया कि यहाँ 6 कैसे आया। इन दोनों को हम लोग प्लस करके देखते हैं। 30 12 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। नीचे में 4 3 7 है, इसको नीचे से भाग दे देते हैं। 7 छक्के 42, ये 6 बार में कट जाता है जो ऊपर में लिखा गया है।
इसी तरह इसको जोड़ के देखते हैं, 19 16 35 हो जाएगा, नीचे 3 2 5 है, इसको काटने पर 7 आ जाएगा, 5 7 35, 18 14 कितना हो जाएगा, 18 4 22 10 32 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, 5 3 और काटेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 9 नंबर सवाल है हमारा। एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर के चाल से जाता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह चाल 6 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्कूल और घर के बीच दूरी निकालना है। तो दूरी हमेशा तो यहाँ बराबर होगी। दूरी का 2 केस में हम दूरी बराबर दूरी फार्मूला लिख लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, याद रखिएगा। पहला चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 6 मिनट लेट कर देता है। जो ओरिजिनल टाइम होता है उसमें 6 मिनट लेट हो जाता है, तो 6 मिनट इसको और चाहिए तो अब स्कूल पहुँचता है। 6 मिनट लेट है तो t+6 लिख देंगे यहाँ पे। फिर है अगर चाल 6 का स्पीड से कर दे, 6 के स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट जल्दी पहुंच जाता है। जो टाइम है उसमें 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट माइनस कर देंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना कर देते हैं, 5t + 30, ये हो जाएगा 60 - 36। टी को एक तरफ ले जाइए, 60 इधर 5t ले जाएंगे तो हो जाएगा 1t, -36 को इधर लाइएगा तो जुड़ के हो जाएगा 66। तो आपका टाइम निकला यहाँ पे 66। तो मिनट में दिया था तो हमको 66 मिनट में मान लेते हैं। आपको दूरी निकालना है किलोमीटर में। तो चलिए इस साइड चाहे इस साइड किसी तरफ इसका मान रख लेते हैं। तो हम किसी तरफ दूरी के लिए डिस्टेंस बराबर यहाँ था 5 किलोमीटर प्रति घंटा में था, किलोमीटर प्रति घंटा। t+6 तो 66 + 6 कितना हो जाएगा, 72 मिनट। तो ये मिनट में है, ये घंटा में है। हमको किलोमीटर में जवाब चाहिए, इसको हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं तो ये घंटा बन जाएगा। 5 से 60 को काट दीजिएगा तो 12 बार में कट जाएगा। 5 × 72/60 काट दीजिए 5 से 12 बार में, फिर 12 से 72 काटिएगा 6 बार में, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर सवाल। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1774 में हुआ था। 21 नंबर सवाल को देखते हैं। एक लड़का एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। तो 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा, 4/3 लीटर। तो लड़का का है 4/3 लीटर। फिर लड़की के लिए कहता है 4 मिनट में 3 लीटर, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 नीचे चल जाएगा, 3/4 लीटर। दोनों का मिल गया कि ये इतना लीटर, ये इतना लीटर पानी डालता है। हौज में 100 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब देखिए दोनों मिलके कितना लीटर हो जाएगा, 4/3 लीटर। 3/4 लीटर का बट्टा का जोड़ कर लीजिएगा। 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 3 3 9 4 4 16, 16 + 9 25/12 लीटर। तो ये 25/12 लीटर होता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट 25/12 लीटर, इसको इधर ले जाएंगे तो 12/25 मिनट बराबर 1 लीटर। हमें 100 लीटर का निकालना है। 100 से दोनों तरफ गुना के 1 लीटर इतना, तो 100 लीटर कितना, 100 से गुना कर देंगे, 12/25 × 100, 25 चौका 100, 12 चौका 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल पे चलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। कुम्हार के चाक का सबसे पहला प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। वृत्त को 360 श्रेणी में बांटा था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों का था। चाक बनाने के लिए इस तरह से 360 भागों में बांटा था इसको। तो ये भी सही है, 1 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 22 का। चलिए ये रहा आपका ऑप्शन। पूछ रहा निम्न में कौन सत्य कथन है, तो दोनों सही था। चलिए 23 नंबर सवाल पे चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ये सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो यह 1999 में लागू की गई थी। 26 नंबर सवाल है,
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाली जो समिति थी ये सिंघवी समिति है, LM सिंघवी। 27 नंबर सवाल है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। इसमें कह रहा है कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल को प्रयोग में लाया जाता है। 29 नंबर सवाल है, कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है? यानी कांटो मैदान किस देश में है ये आपको बताना है। तो ये जापान में है। 30 नंबर सवाल मैथ का सवाल है, देख लेते हैं थोड़ा इसको। ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए और बी, ये 15 दिन में करते हैं और ये 20 दिन में करते हैं। बी ने काम शुरू किया, चलिए काम शुरू करता है बी। इसका पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं। इसका क्षमता कैसे निकलेगा? तो चलिए दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं 15-20 का। 15-20 का लघुत्तम 60 होगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60 भाग दे के निकालते हैं इससे, इसमें 20 तिया 60 हो जाएगा। ये क्षमता, यानी ए अगर रोज़ 4 ईंट बनाता है, बी 3 ईंट बनाता है मान लेते हैं, तो पहले कौन काम शुरू कर रहा है? बी। तो बी रोज़ काम करता है 3, फिर ए काम करता है तो ए 4, तो एक दिन में ये काम करता है 3, दूसरा दिन ये करता है, तो 2 दिन के लिए काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का 3 4 7, और ये कितना करना है काम टोटल? 60। तो 7 से 60 में भाग देंगे तो 7 8 56, 7 से 60 में भाग देंगे 7 8 56, 10 में 6 गया 4, यानी 4 काम बनाना रह गया, यानी 4 ईंट बनाना रह गया। या 8 पेयर हो गया इसका, तो 2 पेयर में 2 दिन हो जाता, तो 8 पेयर में 16 दिन का काम हो चुका है। तो 16 दिन का काम हो चुका है मेरा। अभी हमारे पास 4 ईंट बनाना है, तो पहले बी आया था फिर ये आया था, तो पेयर लगा के किए हैं। फिर बी का बारी है, बी कितना ईंट बनाएगा? 3। तो यहाँ 4 ईंट बनाना है, तो 3 से 4 में अब भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, यानी फिर एक दिन और हो गया। 4 में से 3 गया, एक ईंट और बनाना रह गया। अब यहाँ पे अब ये एक ईंट और बनाना रह गया है। अब फिर किसका बारी आएगा? ए का। तो ये तो रोजाना 4 ईंट बनाता है, तो 1/4 इसके लिए आ जाएगा। 17 पूर्णांक 1/4 जोड़ के देखिए, 16 1 17 1/4 ऐसे बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो रैली फॉर वैली प्रोग्राम को जो जिसके पास घर नहीं है उसकी समस्याओं को पूरा करने के लिए रैली निकाली गई थी। रैली फॉर वैली यानी घर बनाने के लिए, सबके लिए पुनर्वास के लिए, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए घर बनाने के लिए जो है यह उजागर की गई थी। इसका ऑप्शन देखते हैं, यह है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए, जो विस्थापित हैं जिसके पास घर नहीं है। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु है स्यूडोमोनास। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 34 नंबर सवाल है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यह थार मरुस्थल है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। 1 और 2 आंसर है। अगर आपको पूछ दे कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जगह है जो जापान में है, तो यह जलवायु में क्योटो प्रोटोकॉल जो है, यहाँ एक प्रोटोकॉल हुआ था कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बी सही आंसर है। यह जो 11 फरवरी को किया गया था, 1999 में इसकी जो शुरुआत की गई थी। 11 फरवरी 1999 को जापान में क्योटो जगह है, वहाँ पे इसको लाया गया था, लेकिन इसको लागू 2005 में किया गया था। अगर लागू कुछ कहे तो 2005 में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? तो आप जैसे पुष्प देखते हैं, यहाँ पे एक पुष्प बना लेते हैं इस तरह से, मान लेते हैं ये फूल है हमारा, ये फूल है। तो फूल का 2 भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है जो जिस समय ये कली रहता है, तो कली रहने समय जो बाहरी भाग जो आपको दिखता है, जो नीचे का भाग ये बाहरी दलपुंज होता है, इसको बाहरी दलपुंज होता है, ये सबसे पहला भाग होता है ये। और जब ये फूल खिल जाता है तो इस पर जो कलर होता है,
मान लेते हैं कि यहाँ कोई कलर है, इस तरह का कलर है, ये फूल का कलर है खिलने के बाद जो दिखता है, तो ये कलर वाला भाग होता है, ये दलपुंज होता है। तो कलर वाले भाग को हम दलपुंज कहते हैं। अब इसमें इसके बीच में इस तरह से होते हैं, किसी किसी में ऐसे होते हैं बीच में इस तरह से परागकेसर होते हैं, अंडकोश होते हैं। तो जो पुरुष वाला होता है, जो नर वाला होता है, पू से पुरुष याद रखिएगा, उसको पुमंग कहते हैं। जो मादा वाला होता है उसको जायांग कहते हैं। वैसे गांव में ज से जनानी भी कहते हैं। जो लेडीज वाला होगा वो जायांग होगा, जो पुरुष वाला होगा उसको पुमंग कहते हैं। चलिए 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगर केवल डी रहता तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, केवल डी रहता तो कैल्सीफेरॉल। D3 को क्या बोलते हैं? D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। इसमें लगा देंगे कोले और ये कैल्सीफेरॉल यहाँ लिख देंगे, कोले कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालैमिन, इसको बोलते हैं साइनोकोबालैमिन। चलिए अगला प्रश्न है, हेनले के लूप में इनमें किसका पुनः अवशोषण होता है? तो ये हेनले का जो लूप होता है ये यू आकार के होता है इस तरह से, ये नेफ्रॉन का भाग होता है। इस तरह से पढ़े होंगे, नेफ्रॉन का भाग होता है, ये एक दूसरे से इससे जुड़ा हुआ रहता है, नेफ्रॉन का भाग है। तो ये हेनले के लूप में ये जो बना रहता है यू आकार की नलिका, यह जो है ना जल और नमक का अवशोषण करता है। तो NaCl नमक हो गया, जल और नमक का अवशोषण करता है। तो चलिए इसको याद रखेंगे। 40 नंबर है, पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? तो याद रखेंगे जो पानी में रहने वाले जीव है, जो जल में रहते हैं। तो जल में कौन कौन रहते हैं? मछली रहता है, प्रोटोजोआ रहता है, इसके अलावा भी है, जैसे प्रोटोजोआ है, मछली है, कछुआ है। तो ये सभी, कछुआ है, ये सभी जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। मेढक जल में स्थल में दोनों पे रहता है, इसलिए इसका केवल त्वचा अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है। मेढक मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है, जैसे स्थल पर रहने वाले मनुष्य भी पेशाब करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, यूरिया निकलता है उसमें से। तो ये सब यूरिया करता है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा 42 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य। तो मेरुरज्जु का जो काम होता है मस्तिष्क से आने वाले और जाने वाले जो उद्दीपन का संवहन करना, ये सही जवाब है। मस्तिष्क से आने वाले जाने वाले जो हमको, जैसे कि कहीं पे आँख में धूल पड़ा तो हमें कैसे पता चल जाता है? तो मस्तिष्क तक जो ये बात जाती है, जैसे छींक आना, तो ये सभी काम जो है ये जो मेरुरज्जु का पता चल जाता है। तो ये ठीक है। दूसरा है प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण करना, यानी उसको कंट्रोल करना और उसको चलाना, दोनों काम भी जो है ये मेरुरज्जु का है। तो दोनों सही है, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए 43 नंबर सवाल है, किसके अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? जो गैस के विसरण की जो दर होती है, जो रेट होती है, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के वर्गमूल के। ये डी है, डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम दिया था ग्राहम ने। इसी को ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो विसरण की जो दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व के, यानी ये रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि दर का वर्ग घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है हमें गलत को ढूंढना है। चलिए देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड ये सब कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। इसका सही आंसर है बी, और ये गलत आंसर है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, गठिया का उपचार, ये भी सही है। दूधिया मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये प्रतिअम्ल के लिए होता है, ये कब्जियत में भी लिया जाता है। तो हमारा जो ये गलत एक ही है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल है, 45 नंबर, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा
क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी। तो जैसे हम देख लेते हैं कि ये नाभिक है, नाभिक में इसे प्लस होता है। ये कक्षा सब है, 2-3 कक्षा हम लोग ले लेते हैं इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है, निश्चित कक्षा में अगर लगा रहा है, न इसमें जा रहा है, न इधर जा रहा है, न नीचे न ऊपर, तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये अंदर की ओर जा रहा है, घट रहा है, बाहर की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद क्या है कि पेड़ से है, पेड़ के जितने भी फल वगैरह रहेंगे, सेब वगैरह, ये कोई भी फल हो, तो उसका जो शर्करा प्राप्त होता है तो वो फ्रुक्टोज कहलाता है। फल शर्करा होता है फ्रुक्टोज, ब्रैकेट पे भी दे दिया फल शर्करा। चलिए 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो चलिए विस्फोटक कौन नहीं है इसको पहचानना है। टीएनजी, ट्राइनिट्रोगल, ये विस्फोटक है टीएनजी। टीएनटी भी विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोराइड भी विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म वैसे सुंघाने से बेहोश लोग हो जाते हैं, ये विस्फोटक नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 47 का ए। चलिए 48 नंबर सवाल पे चलते हैं। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो पीतल के बर्तन पर, जैसे आप पढ़े होंगे कि गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, तो ये लोहे के लिए जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण किया जाता है। लेकिन पीतल के बर्तन रहता है उसे रागे की परत चढ़ाई जाती है, टीन की। चलिए 49 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं कि ये किसकी रचना है, अष्टाध्यायी। ये पाणिनि की रचना है, तो ए का हो गया 4। महाभाष्य पर टीका किसने लिखा था? तो ये महाभाष्य पे टीका लिखा था, इसका चलिए बाद में देखते हैं। निरुक्त का यास, वार्तिक का कात्यायन, सही है, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। निरुक्त का यास्क हो जाएगा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, सही जवाब हो गया। तो 4 नंबर, बी का हो गया 3 नंबर, 4-3 इसमें भी है, इसमें भी है। निरुक्त का 1 नंबर, 4-3 1-2, ए नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है 50 नंबर, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस क्या है? तो सबसे अधिक समस्या वाली जो जलीय घासफूस, जो जल में हो जाता है घास, जिसको हटाना मुश्किल होता है, इकोर्निया। चलिए ये पूरे जल को ढक देता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए सूची के अनुसार इसको सही उत्तर चुनना। ये काल के अनुसार संस्कृति के लक्षण, किस काल में किस तरह के औजार मिले थे पत्थर के, इसको देखना है। तो सबसे यहाँ पुराना है पुरापाषाण काल, तीनों पुरापाषाण काल है। ये मध्य पाषाण काल, ये नवपाषाण काल। सबसे पहले ये तीनों आते हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले जो आदमी ने पत्थरों को जैसे उठाया, इसका कोई औजार नहीं बना, इसमें बड़े बड़े पत्थर उठाए, बड़े बड़े पत्थर को उठा करके किसी का शिकार किया, तो ये जो है निम्न पुरापाषाण कहलाते हैं। जिसमें बड़े पत्थर के रूप में, जैसे बड़े बड़े पत्थर सल्क, गड़ासा, खंडक के रूप में इस्तेमाल किया, तो 1 का 3 हो गया, ये हो जाएगा 1 का 3। मध्य पुरापाषाण काल में क्या है कि पत्थर को तो जैसे इसमें बड़े बड़े पत्थर खंडक, गड़ासा के रूप में इस्तेमाल किया, अब इसी में उसको छांटना शुरू किया है कि हम जो लेंगे तो ऐसे पत्थर लेंगे जो आसानी से काट सके, जो इसके फलक बने हो, 3-4 फलक हो, इस तरह से हो, फलक बने हो। मध्य पुरापाषाण काल में यह फलक संस्कृति का इस्तेमाल किया गया, सॉरी उस मध्य पुरापाषाण काल में जो फलक संस्कृति थे ये इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, फलक संस्कृति में। 3 नंबर में जो उच्च पुरापाषाण काल है, तो उस समय में इसी पत्थरों को जो फलक है, तो इसमें इस तरह के पत्थर उठाए गए जो इसमें इस तरह से नुकीले तरह के बने हुए हो, जिसको खुरचने में इस्तेमाल किया जा सके, जिसको काट सकते हैं, जो हड्डी के जैसे औजार बनाए गए। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, तो इसका हो जाएगा सी का 1, अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों को इस्तेमाल किए, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। और नवपाषाण काल में वही जो पॉलिश किए गए उपकरण मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा नवपाषाण, इसका 5 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, 3 2 1 4 5, ये बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का वाष्प उत्सर्जन क्या है? तो जब हम बर्तन में पानी लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, ये बर्तन है, इसमें हम पानी ले लेते हैं। पानी को गर्म करने के लिए यहाँ हीट रखेंगे, एनर्जी, तो एनर्जी को ये अवशोषित करेगा, उष्मा को ये अवशोषित करेगा, तो उष्माशोषी परिवर्तन होता है। चलिए 53 नंबर सवाल है, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है,
तो तमिलनाडु में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कुट्रालम, वहाँ पे खिन्न व्यक्ति हो जाते हैं मानसिक रूप से, उसका इलाज किया जाता है। 54 नंबर सवाल है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो यह मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। 55 नंबर सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन कब किया गया था? तो ये तुर्कों ने किया था। 56 नंबर सवाल, ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा एक जर्मन साम्राज्य की विधानसभा, चीन साम्राज्य की विधानसभा, रूस का सही आंसर हो सकता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा रूस साम्राज्य की विधानसभा, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 57 नंबर सवाल है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? तो अल्सेस लॉरेन को खोया था जर्मनी, इसका 57 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए, सुमेलित करना है इसमें से कि किसका कौन आंसर है। पहला है ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, यूनानी के लिए बेंगलोर प्रसिद्ध है, तो ए का हो जाएगा 4। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है, तो इसका हो जाएगा बी का 1। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का जयपुर, इसका हो जाएगा 2। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, इसके लिए हो जाएगा चेन्नई, ये हो गया 3। 4 1 2 3, ये सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? जो कढ़ाई की परंपरागत कला है, तो चिकनकारी काम है जैसे दुपट्टे पे या फिर कपड़े पे, सूट वगैरह पे चिकनकारी यानी कढ़ाई के लिए ऐसे जो डिजाइन बनाते हैं, इसका जो है काम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, मैसूर, तो सही इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है 60, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे करामत अली जैनपुरा। 61 नंबर सवाल, 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट का काल 23 से 28 रखेंगे, इसके बीच की जो भी घटना होगी, जैसे 1824 की है तो एमहर्स्ट ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए 62 नंबर, भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन की स्थापित की गई थी। तो स्त्री मंडल नाम याद रखिएगा, स्त्री मंडल सुधारवादी संगठन, ये सरलाबाई देवी चौधरानी, सही जवाब है। 63 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुख्य सेनापति थे जॉर्ज एनिसन। 64 नंबर सवाल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? तो यह 1906 में हुई थी, और 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ था। इसी समय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना भी की गई थी। 65 नंबर सवाल है, सुमेलित करना है इसको। डेनमार्क यानी इसका संसद कौन है? फोल्केटिंग, ये सही है। भूटान तसुंगडू, ये भी सही है। जापान का डाइट, इजराइल का नेसर, ये बिल्कुल सही है। इसका सीरियल नंबर में आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है ए नंबर 1 2 3 4। 66 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है विधि के समक्ष समता, यहाँ पे विधि के समक्ष समानता, अच्छा समता ही ठीक है, अमेरिकी संविधान से लिया गया, ये गलत है। विधियों का समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, नहीं ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, इसका 66 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता या समानता दोनों रह सकता है, अमेरिकी संविधान से लिया गया था। विधियों के समान संरक्षण, ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर आंसर है। चलिए 67 में चलते हैं। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? असम में नार्वेस्टर को बोर्डो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? 68 नंबर सवाल में देखिएगा, तो सही क्रम आपको पहचानना है कि यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद तो सही है, सबसे लास्ट में आया था। आरण्यक भी सही है, ये 2 का लास्ट में क्रम है, लेकिन वेद पहले है, ब्राह्मण ग्रंथ बाद में है, तो यहाँ पे दोनों का सीरियल गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये दोनों सही क्रम में जा रहा है, लेकिन उपनिषद लास्ट में होगा, आरण्यक पहले होगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये बिल्कुल सही है, तो सी। वेद में जैसे संहिता ऋग्वेद में लिखा रहता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ फिर बाद में आया आरण्यक, उपनिषद, तो सी नंबर 68 का हमारा आंसर सही है। चलिए 69 नंबर सवाल पे चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग का याद रखिएगा, शूटिंग से संबंधित है, ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। 70 नंबर सवाल है,
किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो अनसुटेबल बॉय की पुस्तक है करण जौहर की। 71 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो प्रोसेसिंग समय कम से कम जो है ये 64 बीट का होता है, सबसे कम। इससे अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता। चलिए 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक असत्य सुमेलित है? असल में कौन सा गलत जोड़ा है ये आपको पहचानना है। महानदी, पायरी, हंसदेव तेल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। गोदावरी, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा इसकी जो सहायक नदी है गोदावरी की, ये भी सही है। इसकी सहायक नदी था हंसदेव, पायरी। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, ये भी सही है। गोदावरी, हेरांगी, हेमावती, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 73 नंबर, फुहारा स्प्रे जो हम छोड़ते हैं, जैसे सैलून वगैरह में बालों पे स्प्रे मारते हैं, तो इस किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। जो तेज़ी से छोटे छोटे सुराख में से पानी निकलती है, ये पानी की जो गति होती है बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती है। चलिए 74 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है जंप बॉल किससे संबंधित। ऑप्शन है बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल। तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 75 नंबर है, उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। लिखा पानी या लिखू पानी भी लिखा जाता है, दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिखू पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 77 नंबर है, मज्म उल बहरीन या नज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो यह रचना है नज्म उल बहरीन दारा सिको की रचना है। 78 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत इसमें से चुनना है। खोंड विद्रोह, चक्र विसोई, ये सही है। कोल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू, ये गलत है। उल गुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा, ये सही है। खांसी विद्रोह, तीरथ सिंह, ये भी सही है। तो हमारा गलत आंसर था ये ए, कोल विद्रोह का। 79 नंबर सवाल है, पुरातात्विक कालीन नवदारोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदारोली, ये नाम याद रखेंगे, ये नवदारोली मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 80 नंबर सवाल पे चलते हैं। डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो डलहौजी का जो विलय नीति था, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को विलय कर दिया गया था। चलिए 81 नंबर सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? तो जब आप अपने बाएं हाथ को खोलेंगे तो अंगूठा, हम अंगूठा को ऊपर रख लेते हैं, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, ये 3 उंगली है। बाकी उंगली कैसे रखते हैं? ये हाथ है आपका, ये अंगूठा ऊपर है, तो ये तीनों को रखेंगे तो अंगूठा जो पहला है, यह अंगूठा बल की दिशा बताती है। मध्यमा ये क्षेत्र की दिशा बताती है और तर्जनी धारा की दिशा बताती है। तो बल, क्षेत्र, धारा, ये 3 चीज़ याद रखेंगे। तीनों को अपनी ओर फैलाने से बल, क्षेत्र, धारा, ये है बल, क्षेत्र, धारा की दिशा बताती है। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल पे चलते हैं। यह 82 नंबर प्रश्न, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? अगर बच्चों के शोषण हुआ तो भी अधिकार देता है, स्त्रियों का, जनजातियों का, दलितों के बारे में नहीं है, लेकिन ये 3 हैं, बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। 83 नंबर सवाल है, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? तो यह मोदी जी के आने के बाद 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए 84 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है, तो संघात्मक शासन प्रणाली को कहा गया है। 85 नंबर सवाल है, किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। चलिए 86 नंबर सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई है? तो यह 1861 के अधिनियम के द्वारा नींव रखी गई है। चलिए 20 नंबर हो गया। 87 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 में की गई है।
प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी को जाना जाता है। 89 नंबर सवाल, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, यानी किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी को, क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए 90 नंबर सवाल है, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं। मीसा को 1980 में समाप्त किया गया, ये गलत है। एनएसए को 1980 में लागू किया गया, सही है। पोटा को 2004 में समाप्त किया गया, ये भी सही है। 2 और 3 सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं? तो ये कर्नाली कहे जाते हैं, घाघरा नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं। यह उत्तरी बिहार में स्थित है घाघरा। चलिए 92 नंबर सवाल है, पलक्कर गैप किस किस को जोड़ता है? पलक्कर में याद रखिएगा 2 ठो क है, ये क है। तो एक कोयम्बटूर कोच्चि को निरूपित करता है, याद रखिए। कोयम्बटूर से कोच्चि ट्रिक बना है, कोयम्बटूर से कोच्चि। पलक्कर गैप किस किस को जोड़ता है? कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। 93 नंबर सवाल है, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो बादल का रंग जो सफ़ेद होता है तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश के 7 रंग परिकिर्णित हो जाती है, जिसके कारण बादल का रंग सफ़ेद दिखता है। चलिए 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपका 94 नंबर सवाल है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहे तो मिजोरम, बिल्कुल नहीं के बराबर है, नहीं है नागालैंड में। नहीं कहे तो नागालैंड मारेंगे, ना रहे तो सबसे अधिक कहे तो मिजोरम है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए 95 नंबर सवाल है, भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन है? तो निग्रो है। 96 नंबर सवाल, तापी पाइपलाइन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका नाम देखिएगा TAPI, तापी। टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, सब में ऑप्शन है। ए से अफगानिस्तान, ये तीनों में ऑप्शन है। पी से पाकिस्तान, सब में है। आई से इंडिया, इसमें ईरान दे दिया है, इसमें इराक दे दिया, इसमें भारत है। तो इसमें सी, 96 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ऑप्शन है इसका 97 का पहला अधिकार परीक्षण, अधिकार परीक्षा। बी नंबर परमादेश, सी नंबर उत्प्रेषण और डी नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर उत्प्रेषण। चलिए 98 नंबर सवाल देखते हैं, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने लगने वाले आवश्यक नियम को बल कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम किसी को एक समान वृत्तीय गति में चलाते हैं, जैसे आप अपने हाथ में अगर डोरी बांधकर घुमाते हैं चारों तरफ, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जो अंदर की ओर खींचे हुए इसको पत्थर को रखता है, जो चारों ओर चलाते हैं। तो केंद्र की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल उसको कहते हैं। अगर केंद्र के बाहर की तरफ बल लगता है तो अब केंद्रीय, लेकिन अंदर की ओर हमको खींच के रखते हैं। अगर हाथ से छूट जाए तो ये पत्थर दूर भाग जाएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका सी। 99 नंबर सवाल है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गिरी भूमि है? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की 2 राज्यों की गिरी भूमि है। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो ये GSLV Mk3 का उपयोग किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा ये लास्ट प्रश्न खत्म होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।